जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूँ। ये मेरे प्राचीन इतिहास के सीरीज का 11वां वीडियो है और वैदिक साहित्य का दूसरा भाग है। हम लोग वैदिक साहित्य के पहले भाग में वेदों का अध्ययन किए थे, यानी कि चारों वेदों के संबंध में हम लोगों ने डिटेल जानकारी लिया था, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग वैदिक साहित्य के दूसरे भाग में हम लोग पुराण, स्मृति, आरण्यक, उपवेद, उसके बाद देखेंगे ब्राह्मण क्या होते हैं, ये सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं वैदिक साहित्य के दूसरे भाग में कौन कौन से वैदिक कालीन साहित्य हैं। तो सबसे पहले अपना आता है पुराण। ठीक है ना। तो वेदों के संबंध में हम लोग ने देखा था, जो वेद थे इनकी व्याख्या करने के लिए कौन से आए थे? ब्राह्मण। यानी कि ब्राह्मण जो होते हैं वेदों की व्याख्या करते हैं, और हर वेद के अपने अपने ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण में भी वही बलि प्रथा, यज्ञ के संबंध में जानकारियां दिया गया है। तो ये वेदों से संबंधित है। ठीक है, तो पहला हम लोगों का वैदिक कालीन साहित्य वेद था तथा दूसरा वैदिक कालीन साहित्य ब्राह्मण था, और अब हम लोग वैदिक कालीन साहित्य के तीसरे भाग पुराण में पहुंच चुके हैं। तो आइए पुराण के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये जो पुराण थे ये आर्य संस्कृति की धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थितियों का ये वर्णन करते हैं। इनमें दंत कथाएं, कर्मकांड, परंपराएं तथा नैतिक मूल्य शामिल होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो पुराणों की कुल संख्या 18 है, जिसमें भागवत पुराण एवं विष्णु पुराण प्रमुख हैं। अगर सबसे ओल्डेस्ट यानी कि सबसे पुराना पुराण की बात करें तो मत्स्य पुराण है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस तरह से हम देखेंगे कुल पुराणों की संख्या 18 है। इसके बाद देखेंगे कि इन पुराणों में भी कर्मकांड के तरीके बताए गए हैं। अगर हम कर्मकांड को बताने के दो तरीकों को ले तो पहला तरीका होता है कर्मकांड के विधि विधान को प्रत्यक्ष रूप से बताना, और दूसरा होता है कर्मकांड के विधि विधान को कथा और कहानियों द्वारा बताना। तो पुराणों में भी क्या किया गया है, कर्मकांड को ही बताया गया है, लेकिन इनको कहानी और कथाओं के माध्यम से बताया गया है। यानी कि कहानी और कथाओं के माध्यम से बताएंगे तो चीजें थोड़ी सी चीजें थोड़ी सी आसानी से समझ आएगी। ठीक है ना। इसलिए कर्मकांडों में, पुराणों में कर्मकांडों को कहानी और कथाओं के माध्यम से बताया गया है। इसके अलावा इसमें जीवन पद्धति, जीवन के मूल्य, सामाजिक नैतिकता, दर्शन शास्त्र हमें दिखाई देंगे। अगर बात करें तो भागवत पुराण इसमें और इम्पोर्टेंट चीजों में और भी देखें तो भागवत पुराण इसमें प्रमुख होता है। इसमें भागवत कथाएं के बारे में दे रखा है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अब हमें नजर आएगी। उसके बाद देवताओं के संबंध में, मनुष्य ब्रह्मा के संबंध में नजर आएंगे। इसके बाद आचरण, नैतिक मूल्य, सब कुछ नजर आएगा इस भागवत पुराण में। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी जो समझ होती है कथाओं के माध्यम से बहुत अच्छी हो जाती है। कथाओं के माध्यम से कही गई बातें हमें अच्छे से समझ में आती है और मनोरंजक भी होती है। इसलिए ये पुराण थोड़े से हमें आसानी से समझ में आ जाते हैं। अगर बात करें तो ये अन्य पुराणों की, जिसमें विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण प्रमुख है। आइए थोड़ा सा इसके फिगर को देख लेते हैं। ये देखिए मत्स्य पुराण है, ये अपना गरुड़ पुराण है, ये अपना अगर बात करें तो विष्णु पुराण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों चीजें अब हम लोग पुराणों का थोड़ा सा एक पिक्टोरियल फॉर्म ले लिया। ठीक है, अब देखते हैं पुराण के बाद उपवेद को। कौन सा है? उपवेद। उपवेद वेद तो नहीं है, परंतु इनकी मान्यता वेद से कम भी नहीं है। जो उपवेद होते हैं वेद तो नहीं है, परंतु इनकी मान्यता वेद से कम नहीं है। इसमें जो विषय महत्वपूर्ण होते हैं, विषय महत्वपूर्ण होने के कारण उपवेद की इसकी उपाधि दे दी गई है। इसमें जो भी विषय होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इसे उपवेद की उपाधि दे दी गई है। और बात करें तो कुल उपवेदों की संख्या कुल 4 है, जिसमें सबसे पहला अपना आता है आयुर्वेद। औषधि का इसमें वर्णन मिलता है। आयुर्वेद में किस चीज का वर्णन मिलता है? औषधि का वर्णन मिलेगा। महर्षि चरक इसी से संबंधित आएंगे। उसके बाद धनुर्वेद है, युद्ध कला का इसमें वर्णन मिलेगा। गंधर्व वेद, नृत्य एवं संगीत का वर्णन मिलेगा। शिल्प वेद, कला एवं साहित्य का वर्णन मिलेगा। तो ये चारों वेद के संबंध में थोड़े से विषयों को जानकारी रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर बात करें तो वेद का समानांतर तो नहीं, पर उससे कम भी नहीं है। ये जो उपवेद होते हैं ये वेद के समानांतर तो नहीं है, परंतु उससे कम भी नहीं होते हैं। इसमें विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये देख लीजिए धनुर्वेद। ठीक है, इसके बाद अपना शिल्प वेद जो कला एवं जो कला एवं साहित्य का वर्णन करता है, शिल्प वेद है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे नृत्य एवं संगीत का वर्णन, गंधर्व वेद है। ठीक है, ये सारा का सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मैंने क्रिएट किया है। एग्जैक्ट फिगर आप लोग गूगल में सर्च मार के भी देख सकते हैं, और ये मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट किया हुआ ये फोटो है, तो आपको एक विजुअलाइजेशन बहुत सुंदर हो जाएगा, इसलिए मैंने ये सारी चीजें लगाया है। ठीक है, आगे देखते हैं महाकाव्य। महाकाव्य, ठीक है, तो हमारे पास दो महाकाव्य है, रामायण और महाभारत।
तो रामायण जो वाल्मीकि जी द्वारा लिखा गया संस्कृत में, और महाभारत वेद व्यास के द्वारा रचा गया संस्कृत में, और गुप्त काल में इसको लिखा गया है। ठीक है, ये उसके बाद ये भी उत्तर वैदिक कालीन साहित्य है। कौन सा साहित्य है? ये भी उत्तर वैदिक कालीन साहित्य है। संपूर्ण महाभारत एक बात करें तो एक व्यक्ति द्वारा नहीं लिखा गया है, न ही एक काल में लिखा गया है। यानी कि जो संपूर्ण महाभारत है, ना ही एक व्यक्ति द्वारा लिखा गया, ना ही एक काल में लिखा गया। इसको अलग अलग व्यक्ति द्वारा अलग अलग कालों में लिखा गया है। उसके बाद इसी महाभारत के अंत में गीता लिखा गया, जो उपनिषद के अंग मान सकते हैं, जो उपनिषद के अंग मान सकते हैं, मान सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद आता है अपना वेदांग। ठीक है, इन पर वेदों का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? इन पर वेदों का प्रभाव है। इनका अध्ययन वेदों को ठीक से समझने के लिए किया जाता है। वेदांग का अध्ययन किस लिए किया जाता है? कि वेद हमें आसानी से समझ में आ जाए। और इनकी संख्या 6 है, कि टोटल संख्या कितनी है वेदांग की? 6। जिसमें सबसे पहला आता है शिक्षा। इस शिक्षा में क्या हमें नजर आएगा? श्लोक का उच्चारण का वर्णन मिलेगा। शिक्षा में क्या मिलेगा? श्लोक के उच्चारण का वर्णन। दूसरा है व्याकरण, भाषा की संरचना हमें नजर आएगी। तीसरा है निरुक्त, शब्दों की उत्पत्ति पर विचार किया गया है। चौथा है छंद, वाक्य के स्वरूप माप पर विचार किया गया है। उसके बाद ज्योतिष, नक्षत्रों की गणना की गई है। और उसके बाद छठा और अंतिम इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण वेदांग है, इसमें कर्मकांड का वर्णन किया गया। यानी कि जो वेदांग होते हैं, वेदों को ठीक ढंग से समझने के लिए इसको सहारा लिया जाता है, वेदांग का सहारा लिया जाता है वेदों को ठीक से समझने के लिए। फिर उसके बाद आता है सूत्र। ये भी साहित्य होते हैं। ठीक है, इनकी रचना उत्तर वैदिक काल के बाद हुई है, यानी कि 500 से लेकर 200 बीसी के बीच में है। यानी हमारी उत्तर वैदिक काल 600 बीसी में, यानी कि पूरा का पूरा वैदिक काल 600 बीसी में समाप्त हो जाता है, लेकिन इनकी रचना 500 से लेकर 200 बीसी के बाद में, 200 बीसी के बीच में लिखी गई है। किंतु इसे भी वैदिक साहित्य के अंतर्गत ही माना जाता है। इसमें वेदों की व्याख्या की गई है। ठीक है, सूत्रों की संख्या 3 है, इसको ध्यान रखिएगा। सूत्रों की संख्या कितनी है? 3 है, जिसमें पहला है स्रोत सूत्र, जिसमें वैदिक अनुष्ठानों की व्याख्या की गई है। दूसरा है गृह सूत्र, जिसमें परिवार के सदस्यों के कर्तव्यों का वर्णन किया गया। तीसरा है धर्म सूत्र, जिसमें सामाजिक कानून एवं कर्तव्यों की चर्चा की गई है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्मृति। ये भी लिटरेचर के अंतर्गत ही आते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये वेदों पर आधारित शोध परक ग्रंथ है। ठीक है ना, कैसे ग्रंथ है? ये वेदों पर आधारित शोध परक ग्रंथ है। मनुस्मृति इनमें सबसे प्राचीन है। स्मृति में भी कौन सी? मनुस्मृति इसमें सबसे प्राचीन है। मनु आर्यों के प्रथम विधि निर्माता है। मनु राजा होते हैं जो आर्यों के प्रथम विधि निर्माता होते हैं। अगर मनुस्मृति की रचना की बात करें तो 200 बीसी से लेकर 200 एडी, यानी कि 400 वर्षों का समय हो गया। इसी के बीच में कभी लिखा गया है इसे। और इसके विषय में, इसका जो विषय होता है, इसके केंद्र में क्या होते हैं? वेद होते हैं। वेदों पर आधारित शुद्ध पुस्तक है। ये वेदों के पूरक हैं। पूरक का मतलब हो गया कि जैसे मान लिया वेद हमें समझ नहीं आ रहा, वेद के विषय को समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसको हम लोग पढ़ लेंगे, तो ये हमें उसके वेदों के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्रदान कर देगा। मनुस्मृति में राजकाज एवं आर्यों के जीवन प्रणाली का वर्णन मिलता है। विस्तृत वर्णन हमें मिलेगा आर्यों की जीवन प्रणाली का। कहाँ मिलेगा? मनुस्मृति में। ठीक है, स्मृति अपने अपने अलग अलग स्वरूप में हमारे सामने मौजूद है। ठीक है, स्मृति ग्रंथों में और क्या मिलता है? दंड विधान मिलेगा, धर्म अधर्म विधान मिलेगा, सामाजिक नियम मिलेगा, राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो ये आज देख लीजिए हमारे संविधान की जो आज स्थिति है, संविधान में ये सारा मिलता है ना, दंड विधान क्या है, क्या फंडामेंटल राइट है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें उस समय भी थी, और उस समय में ये इन स्मृतियों में ये सारी चीजें पाई जाती थी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं स्मृति एक तरह से संविधान है। संविधान राज्य के नागरिकों के चरित्र का नियंत्रण करता है, तो यहाँ भी देखिए किया जा रहा है ना। उसके बाद इनके अधिकार कर्तव्यों को अनुशासित करता है राज्य। तो ये इन्हीं के आधार पर उस समय राज्य नागरिकों के चरित्र को नियंत्रित करता था, एवं राज्य नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों को अनुशासित करता था। ठीक है, तो एक तरह से ये संविधान के नजदीक पाए जाते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है अपना मनुस्मृति। ठीक है ना, हमने शुरू में ही बताया था मनुस्मृति, जो समाज के अनुसार समाज के नियम, उत्तर वैदिक परंपरा की निरंतरता हमें यहाँ पर नजर आएगी। ठीक है, अगर बात करें मनुस्मृति में तो राजा के क्या कर्तव्य होते हैं, इसमें चर्चा किया गया। प्रजा के क्या अधिकार है, इसका चर्चा किया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की क्या स्थिति है, उसके संबंध में हमें जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद स्त्रियों को क्या करना चाहिए ये भी बताया गया, तथा दास प्रथा का उल्लेख है मनुस्मृति में। तो देखिए मनुस्मृति आर्यों के लिए
ये प्रमुख है, आर्यों की जीवन प्रणाली का प्रमुख ग्रंथ है। यहाँ से आर्यों के जीवन प्रणाली के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ये सारी की सारी चीजें वहाँ पर उपलब्ध होगी मनुस्मृति में। अगर बात करें तो भारत की दास प्रथा, अगर यह हमने बताया ना कि इसमें दास प्रथा का उल्लेख है, लेकिन भारत की दास प्रथा पश्चिमी देशों की दास प्रथा जैसी नहीं थी। इसमें बंधुआ मजदूर, इसे बंधुआ मजदूर कह सकते हैं। बंधुआ मजदूर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, ठीक है ना। कि अगर पिता की मृत्यु हुई है तो उसका बेटा करेगा, उसका फिर उसके बाद उसका बेटा मजदूरी के उसके घर में, मालिक के घर में मजदूरी करेगा। तो ये उस समय दास प्रथा मौजूद थी, लेकिन दास प्रथा पश्चिमी देशों की दास प्रथा से भिन्न थी। अगर मनु की बात करें तो मनु एक मूलतः शासक थे और इन पर ब्राह्मणवादी विचारधारा का प्रभाव था। मनु क्या थे? मूलतः शासक थे और इन पर ब्राह्मणवादी विचारधारा का प्रभाव था। यानी कि उत्तर वैदिक काल की परंपराओं मान्यताओं से इसको जोड़ सकते हैं। इस मनु स्मृति में हम लोग देखेंगे, हमने शुरू में कहा कि जो समाज के नियम हैं उत्तर वैदिक काल से हम जोड़ सकते हैं। यानी कि उत्तर वैदिक काल की निरंतरता हमें यहाँ मनुस्मृति में नजर आएगी। ठीक है। इसमें कर्मकांड, मूर्ति पूजा, ब्राह्मणों का वर्चस्व, बलि, कठोर जाति प्रथा, यज्ञ, मनु इसके जबरदस्त समर्थक थे। यानी कि ये हमने उत्तर वैदिक काल में देखा था, कर्मकांड, मूर्ति पूजा, ब्राह्मणों का वर्चस्व, बलि, कठोर जाति प्रथा, यज्ञ, ये सारा का सारा मनु इसके जबरदस्त समर्थक थे। ठीक है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि मनु ब्राह्मणवादी थे। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि नारी के प्रति मनु के दो विचार हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाता है मनुस्मृति में, मनुस्मृति के संबंध में या प्राचीन वैदिक कालीन साहित्य के संबंध में कि उस समय क्या स्थितियां थी, ठीक है, नारियों की, तो हम लोगों ने पीछे सारा चीज अध्ययन कर रखा है। लेकिन अगर लिटरेचर के संबंध में पूछे तो इसको रेफरेंस आप दे सकते हैं। नारी की पूजा जहाँ होती है, ये कहते हैं एक तरफ मनु कहते हैं कि नारी की पूजा जहाँ होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, नारी कभी अपवित्र होती ही नहीं है। लेकिन एक दूसरी बात कहते हैं कि नारियों के सामाजिक अधिकार के पक्ष में ये नहीं थे। ये कहते थे कि जब नारी अपने विवाह नहीं हुआ तो भाई, उसके बाद पिता के संरक्षण में रहे, और नारी का जब विवाह हो जाता है तो अपने पति और वो ससुराल वालों के पक्ष में रहे। तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा मनु कहते हैं। ठीक है। नारियों के संबंध में उनका ये विचार था। अगर शूद्रों के संबंध में बात करें तो शूद्रों के साथ व्यवहार अमानवीय है। एक ही तरह के अपराध में जहां ब्राह्मणों को बरी कर दिया जाता है, वहीं पर शूद्रों को कड़े विधान की व्यवस्था थी। यानी कि कोई गलती एक हो गई और इस गलती में ब्राह्मणों को माफ कर दिया जाता था, वहीं पर जो शूद्र थे उनको कड़ा दंड दिया जाता था। तो देखिए, शूद्रों के प्रति इनका नजरिया बेहतर नहीं था। इसलिए हम कहेंगे कि मनु को प्राचीन कालीन विचारधारा का शासक जो थे वो ब्राह्मणवादी था, कर्मकांडी शासक था। ठीक है ना। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मनु क्या है? ब्राह्मणवादी एवं कर्मकांडी शासक थे। इसके अलावा बात करेंगे, मनुस्मृति ने हिंदू जीवन पद्धति की नींव डाली थी। मनुस्मृति ने हिंदू जीवन पद्धति की नींव डाली थी। इसके अलावा देखेंगे कि इसके अलावा और भी बात करें राजनीति के क्षेत्र में क्या होता है कि राजनीतिक क्षेत्र में लोग मनुवादी की आलोचना करते हैं, कहते हैं कि मनु के विचारों पे चलता है। यानी मनु ने जो विचार दिए उसका पालन करता है। यानी कि स्त्रियों के अधिकारों की बात नहीं कर रहा, शूद्रों को दबाने की बात कर रहा है, ये चलता है। ठीक है ना। और इसके अलावा हम एक और देखें कि उस समय छोटा वर्ग, यानी 200 एडी के आसपास, यानी कि हमने बताया ना कि 200 बीसी से लेकर 200 एडी के बीच में ये लिखा गया था। इस दौरान तो एक छोटा वर्ग बौद्ध परंपरा से चला आ रहा था, परंतु एक बड़ा वर्ग वैदिक परंपरा को लेकर चल रहा था। ठीक है। तो हम यही देखेंगे कि ये सारी चीजें उस समय भी मौजूद थी, मनु के समय में भी, कि कर्मकांड, मूर्ति पूजा, ब्राह्मणों का बच्चों से बलि, कठोर जाति प्रथा, यज्ञ, ये सारा का सारा मनु इसके समर्थक रहे हैं। इसलिए मनु को ब्राह्मणवादी विचारधारा के शासक कहते हैं। ठीक है। ये थोड़ा सा पिक्चर हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आरण्यक की। आरण्यक के संबंध हम कहेंगे कि, एक सेकेंड, आरण्यक के संबंध में लेकिन इसमें एक थोड़ा पॉइंट और भी छूट रहा है कि मनुस्मृति ने हिंदू जीवन पद्धति की नींव डाली थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है। जो आज हमारी हिंदू जीवन पद्धति है उसकी नींव डाली थी। मनु को भारत के प्रथम विधि निर्माता कहा जा सकता है। हमने बताया कि ये संविधान जैसे होते हैं तो लॉ इसमें मेंशन किया गया है, तो लॉ को मेंशन किया तो विधि निर्माता मान सकते हैं। ठीक है ना। इन्होंने कानून को राज्य के विधि के रूप में बनाया था। ठीक है। अब थोड़ा सा अगला अब देख लेते हैं, आरण्यक। आज का अंतिम है अपना वैदिक कालीन साहित्य, आरण्यक। आरण्यक को हम लोग अगर शाब्दिक अर्थ को देखें तो वह स्थान जहाँ सुनाई नहीं देता है। यानी कि आरण्यक में अरण्य है। आरण्यक में क्या है? अरण्य। अरण्य मतलब क्या होता है? वन होता है। यानी वन में
हमें आवाज़ सुनाई नहीं देती है। यानी कि जो साहित्य अरण्य वन में रहकर लिखा गया उसे हम लोग अरण्यक कहते हैं। ये जो अरण्यक होते हैं ये दर्शन एवं रहस्य से युक्त ग्रंथ हैं। ये बलि प्रथा, ये बलि तथा कर्मकांड के विरोधी में होते हैं। ये नैतिकता और सद्गुणों पर जोर देते हैं। ये अरण्यक का परिचय हुआ, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं कि जो भी चीजें अगर वन में लिखी जाएगी, और घर छोड़कर वन में लिखी जा रही है, यानी कि गंभीर चीजों का लिखन होगा, यानी कि चिंतन मनन के विषयों पर गंभीर लेखन होता है अरण्यक। इसमें क्या होता है, जीवन के रहस्यों को ढूंढा जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अरण्यक ऐसे ग्रंथ होते हैं जो जीवन के रहस्यों का खुलासा करते हैं, जो वेदों का रहस्य का खुलासा करते हैं, यानी सच्चाई को जानने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा बात करें तो अरण्यक अपने आप में ही कर्मकांड के विरोधी हो गए, क्योंकि ये बलि तथा कर्मकांड के विरोध में थे, दर्शन एवं रहस्य की बात करते थे, तो ये अपने आप ही कर्मकांड के विरोध में हो गए, और यही आगे चल के उपनिषद में हम लोग पाएंगे। तो अरण्यक जो होते हैं, अरण्यक एवं उपनिषद की विचार पद्धति एक जैसे हमें आगे चलकर नजर आएगी। ये धर्म कर्मकांड के स्थान पर, ये जो अरण्यक होते हैं धर्म और कर्मकांड के स्थान पर नैतिकता और आचरण मानवतावाद को महत्वपूर्ण बताते हैं। तो ये वैदिक कालीन साहित्य का 9वां भाग है, ठीक है ना, 9वां भाग है। तो ये देखिए अरण्यक के थोड़े से पिक्चर। अगर हम लोग थोड़ा सा शुरू से देख लिए एक बार कि कौन कौन से हम लोगों ने अभी तक पढ़ रखा, तो शुरुआत किया था हम लोगों ने वेद से, ठीक है। वेद के बाद हम लोगों ने ब्राह्मणों का अध्ययन किया था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पुराण का अध्ययन किया था, ठीक है। पुराण के बाद हम लोग स्रोत का अध्ययन किए थे, ठीक है ना, स्रोत का अध्ययन किए थे, कौन कौन से स्रोत हैं। उसके बाद वेदांग देखा था हम लोगों ने, कौन सा देखा था, वेदांग, उपवेद, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 उपवेद देखा था। उसके बाद हम लोगों ने आरण्यक देखा, 7 आरण्यक देखा था। उसके बाद 8 में स्मृति देखी थी हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद 9 में हम लोगों ने महाकाव्य देखा था, ठीक है। और इसका जो वैदिक कालीन साहित्य का 10वां और इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोग थोड़ा कल पढ़ेंगे डिटेल में, जिसे हम लोग उपनिषद कहते हैं, ये थोड़ा सा डिटेल में कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग उपनिषद के संबंध में कल अध्ययन करेंगे, क्योंकि लेक्चर का साइज बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं छोटा ही रखता हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहेगा, ठीक है। तो आज भर इतना ही रखते हैं। हम लोगों ने अभी एक बार थोड़ा सा पीछे से जाकर रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा था आज। तो पुराण से अपनी शुरुआत की थी, ब्राह्मण के संबंध में थोड़ी जानकारी प्राप्त की थी, उसके बाद उपवेद के संबंध में जानकारी प्राप्त की थी, उसके बाद महाकाव्य के संबंध में, वेदांग के संबंध में, उसके बाद सूत्र को देखा था, स्रोत सूत्र, ठीक है। उसके बाद स्मृति को देखा था, उसके बाद हम लोग आरण्यक को देखे थे, ठीक है। तो ये टोटल 9 प्रकार के वैदिक कालीन साहित्यों का अध्ययन कर चुके हैं। हम लोग स्पेशल उपनिषद के संबंध में अगले लेक्चर में अध्ययन करेंगे। तो आज वर्क के लिए इतना ही रखते हैं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।